रिश्ता टिक नहीं पाता। यशवर्धन की बात सुनकर वाणी ने कुछ नहीं कहा। वो भी समझती थी कि चारू और अभिराम के रिश्ते को अभी एक सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना था, जिसके लिए अभिराम अभी तैयार नहीं था, लेकिन उसके पास इन सब चीजों के बारे में सोचने का वक्त भी नहीं था। इधर दूसरी तरफ चारू आराम से अपने कंपनी में बैठी प्रेजेंटेशन की तैयारी में लगी हुई थी। उसने आज अपने टीम मेंबर्स को घर भेज दिया था। वो अकेले ही अपने कैबिन में बैठी काम कर रही थी। तभी अचानक उसके फोन पर अननोन नंबर से एक कॉल आया, जिसे चारू ने काम करते हुए उसे बिना देखे रिसीव कर लिया। हेलो, चारू ने अभी इतना ही कहा था कि सामने से एक आदमी की आवाज आई। क्या आप मिस्टर अभिराम राजपूत की पत्नी बात कर रही हैं? चारू के कानों में जैसे ही अभिराम का नाम पड़ा, वो एकदम से ही अपने काम को छोड़कर अब फोन की तरफ ध्यान देने लगी। हाँ, मैं अभिराम की पत्नी हूँ, पर आप कौन हैं? चारू ने कंफ्यूजन में पूछा। तभी उस आदमी ने सामने से बताते हुए कहा, मिसेस राजपूत, अभिराम आज हमारी कंपनी वाणी टेलीकॉम में ओवरटाइम करने के लिए रुका हुआ था, पर अचानक ही उसका एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है। उसकी हालत काफी खराब है और हम लोगों को समझ नहीं आ रहा, शायद अभिराम। उस आदमी ने इतना कहकर फोन डिस्कनेक्ट कर दिया, जिसे देखकर चारू अभिराम को लेकर एकदम से घबरा गई। उसने उस नंबर पर दोबारा फोन करने की कोशिश की, लेकिन वो नंबर बंद बता रहा था। ये देखकर चारू बिना सोचे समझे अपना पर्स लेकर भागते हुए अपनी कंपनी से बाहर आई, फिर अपनी गाड़ी में बैठकर निकल गई। चारू ने ड्राइव करते हुए भी राम को कॉल किया, लेकिन अभिराम उसके कॉल का जवाब नहीं दे रहा था। ये देखकर चारू को उसके लिए और ज्यादा डर लगने लगा। चारू तेजी से ड्राइव करते हुए वहां से अभिराम के ऑफिस के लिए निकल पड़ी। उसने कंपनी के अंदर पहुंचते ही अपनी गाड़ी को जल्दी से पार्क किया, फिर भागती हुए वहां से अंदर की तरफ बढ़ गई। दरवाजा खुला था, इसका मतलब कंपनी में कोई तो था। ये देखकर चारू अभिराम को लगातार कॉल करते हुए इधर उधर उसे पुकारने लगी, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आ रहा था। अभी, अभी, कहाँ हो तुम? अभी, कोई है? प्लीज जवाब दो। चारू हर तरफ ढूंढ रही थी। तभी उसे याद आया कि उसे एक बार जाकर सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर CIA के कैबिन में देखना चाहिए, क्योंकि अभिराम CEO का असिस्टेंट था, तो उसे वही होना चाहिए था। उसने जल्दी से लिफ्ट ली और ऊपर के फ्लोर के लिए निकल गई। उसे काफी बेचैनी हो रही थी। वो बस किसी भी तरह से अभिराम को अपने सामने देखना चाहती थी। जैसे ही लिफ्ट ओपन हुई, वो दौड़ते हुए CEO के कैबिन की तरफ बढ़ गई। वो बिना दरवाजा नॉक किए सीधा भागते हुए अंदर चली गई। अभी, चारू जैसे ही अंदर गई, उसके कदम खुद ब खुद रुक गए। कैबिन की लाइट्स जल रही थी। वो अपने सामने के नजारे को देखकर एकदम दंग रह गई। चारू, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? अभिराम विवेक के साथ बैठा था, एक फाइल को लिए उस पर डिस्कशन कर रहा था। उसने अपने नॉर्मल से कपड़े पहने थे, जिसे देखते ही चारू उसके गले लग गई। तुम ठीक हो ना? तुम्हें क्या हो गया था? तुम मेरे फोन का जवाब क्यों नहीं दे रहे? चारू अभिराम को अपने गले लगाए बस रोए जा रही थी। वही अभिराम और विवेक दोनों कंफ्यूज थे। कुछ देर पहले ही अभिराम अपने पिता की दी हुई फाइल के साथ यहाँ पहुंचा था, ताकि वो चारू की तैयारी पूरी होने से पहले मॉल प्रोजेक्ट को समझ सके। लेकिन उसे नहीं पता था कि चारू यहाँ पर अचानक आ जाएगी। पर अब जब उसने इस बारे में सोचा तो उसे एक ही बात समझ आई, किस्मत उसके साथ थी। उसने चारू को ऐसे रोते हुए देखकर उसे खुद से अलग किया। वो काफी परेशान था। चारू, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? मैंने तुम्हें सुबह ही बताया था कि मैं आज ऑफिस में ही रुकने वाला हूँ। मुझे कुछ जरूरी काम है, तो फिर तुम यहाँ पर ऐसे भागकर क्यों आई? कुछ हुआ है? चारू की हालत देखकर विवेक वहां से चला गया, ताकि अभिराम आराम से उससे बात कर सके। चारू ने खुद को संभाल कर अभिराम को देखते हुए उससे बताया, अभी कुछ देर पहले ही मुझे किसी का कॉल आया था। उस आदमी ने बताया
कि वो तुम्हारे ऑफिस में काम करता है और तुम्हें अचानक से कुछ हो गया। मैं बिना कुछ सोचे समझे यहाँ पर भागी चली आई। मैंने तुम्हें फोन किया पर तुम्हारा फोन नहीं लग रहा था। मैं डर गई थी। चारू की ये बात सुनकर अभिराम एकदम हैरान हो गया। ये तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ क्यों होगा? मैं तो यहाँ पर विवेक के साथ था। मुझे नहीं पता, वो अननोन नंबर था। तुम खुद ही देखो। चारू ने तुरंत अपना फोन निकालकर अभिराम के हाथों में पकड़ा दिया। जब उसने चारू के फोन पर उस अनजान नंबर को देखा तब उसे कुछ भी समझ नहीं आया, जिसे उसने अपने फोन में कॉपी करके भेज दिया और फिर चारू को कैबिन के अंदर सोफे पर बैठाकर समझाया, चारू, आगे से कोई भी कॉल आए तो तुम मुझे एक बार कॉल कर लेना। तुम्हें ऐसे ही रात को कहीं भी निकलने की जरूरत नहीं है। अगर मैं कॉल नहीं उठाऊं तो विवेक से बात कर लेना, पर प्लीज तुम ऐसे कहीं मत जाओ। शायद तुम्हारे साथ किसी ने मजाक किया होगा। तुम इन सब चीजों पर ध्यान मत दो। पर अभी कोई ऐसा क्यों करेगा? तुम ही बताओ ना, किसी को मुझे परेशान करके या फिर तुम्हारे बारे में झूठ कहकर क्या मिलेगा? चारू काफी परेशान थी। उसके साथ ऐसा मजाक किसने किया होगा? वो समझ नहीं पा रही थी। लेकिन अभिराम को अब उस इंसान पर शक होने लगा था जिसने उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट करवाया था, जो कहीं न कहीं अभिराम या चारू किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन वो ये बात चारू को बताकर उसे परेशान नहीं करना चाहता था। चारू, कोई होगा, तुम इन सब बातों पर ध्यान मत दो। तुम काफी थक गई हो, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ दूं। मेरा भी काम हो गया है। रात के 2 बज चुके थे। चारू काफी डरी हुई थी। अभिराम उसे अकेला घर नहीं भेज सकता था, इसीलिए उसने चारू को पार्किंग लॉट में उसका इंतजार करने के लिए कहा। उसके वहां से जाते ही अभिराम विवेक के पास आया। विवेक, मैंने तुम्हें एक नंबर भेजा है, पता करो कि वो नंबर किसका है। उस नंबर से चारू को किसी आदमी ने फेक कॉल किया था। उसे बताया कि मेरी तबीयत खराब हो गई है, इसलिए चारू यहाँ पर भागती हुई आई। ठीक है, अभी मैं पता करता हूँ। लेकिन ये कौन हो सकता है जो तुम्हारे और चारू के साथ ऐसा कर रहा है? विवेक ने थोड़ा कंफ्यूजन में कहा, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं था। अभिराम तुरंत ही वहां से चारू के साथ घर के लिए निकल गया और विवेक वहां का सारा सामान समेटकर अपने घर चला गया। इधर गाड़ी में आज अभिराम ड्राइव कर रहा था, वही चारू पैसेंजर सीट पर बैठी हुई थी। वो काफी चुप थी, जिसे देखकर अभिराम समझ पा रहा था कि वो डरी हुई है। उसे ऐसे देखकर अभिराम ने थोड़ा सोचते हुए उससे कहा, वैसे कल वीकेंड है, तुम शॉपिंग पर जा रही हो? अभिराम के सवाल को सुनते ही चारू, जो अपनी दुनिया में खोई हुई थी, उसने अभिराम को देखकर कंफ्यूजन में कहा, पता नहीं, मेरा मन कहीं लग नहीं रहा। अभी मुझे कुछ अजीब लग रहा है। चारू, वो सिर्फ एक प्रैंक कॉल था, भूल जाओ उस बात को। मुझे लगता है कि कल तुम्हें अपने फ्रेंड्स के साथ शॉपिंग पर जाना चाहिए। देखो ना, तुम पिछले कुछ दिनों से काम में इतनी बिजी हो और अभी तुम्हारा वो मॉल प्रोजेक्ट का काम पूरा भी नहीं हुआ है। एक बार डील साइन हो गई तो तुम्हें बिल्कुल भी वक्त नहीं मिलेगा। तो तुम्हें कल ही अपने दोस्तों के साथ बाहर जाना चाहिए, तुम्हें अच्छा लगेगा। अभिराम ने गाड़ी ड्राइव करते हुए उसे जवाब दिया, जिसकी बात सुनकर चारू ने कुछ नहीं कहा। कुछ ही देर में वो दोनों घर पहुंच गए। चारू बिना कुछ कहे अपने कपड़े चेंज करके सो गई। अभिराम भी काफी परेशान था। वो इस परेशानी को कैसे सुलझाएगा? अगली सुबह अभिराम घर का काम और नाश्ता बनाने के बाद ऑफिस के लिए चला गया, लेकिन चारू आज कहीं नहीं गई थी। अभिराम के समझाने पर उसने आज छुट्टी लेकर थोड़ा वक्त खुद के लिए देने का फैसला किया। यहाँ सुबह अभिराम जैसे ही ऑफिस पहुंचा, वहाँ उसके कैबिन में ढेर सारा वो अपनी सीईओ की कुर्सी पर बैठा। उसके सामने ढेर सारी फाइल्स पड़ी थीं, जिस पर उसे साइन करना था। लेकिन तभी अभिराम ने विवेक से पूछा, विवेक, तुम्हें उस फोन नंबर के बारे में कुछ पता चला? वो किसका नंबर था? आई एम सॉरी अभी, लेकिन वो नंबर इनवैलिड है। उसे किसी गंगाराम के नाम पर रजिस्टर करवाया गया था,
लेकिन गंगाराम जिस आदमी की आईडी उसके साथ अटैच थी, उसकी मौत तो आज से 20 साल पहले ही हो चुकी है, तो वो नंबर हमारे लिए किसी काम का नहीं, विवेक ने अभिराम को देखकर बताया। जिसकी बात सुनकर अभिराम अपनी आंखें बंद किए सोच में पड़ गया। अभिराम काफी कंफ्यूज था, लेकिन तभी अचानक विवेक का फोन बजने लगा, जिसे देखकर वो उसे रिसीव करते हुए दूसरी तरफ गया ताकि वो अभिराम से बात कर सके। कुछ देर बात करने के बाद विवेक तुरंत ही अभिराम के सामने आकर खड़ा हो गया। अभी वन ग्रुप इंडस्ट्रीज के सीईओ श्री शैलेंद्र चौहान तुमसे मिलने के लिए आए हैं। वो नीचे रिसेप्शन पर खड़े हैं। विवेक ने जैसे ही ये बात कही, अभिराम जो अपनी आंखें बंद किए अपनी कुर्सी पर बैठा था, वो एकदम से खड़ा हो गया। क्या वो? तुम जाओ और उन्हें पूरी इज्जत के साथ ऊपर लेकर आना। ठीक है। विवेक और संध्या दोनों ही मिस्टर शैलेंद्र चौहान को लेने के लिए वहां से चले गए। वही अभिराम जो अपने नॉर्मल से कपड़ों में था, उसने अपने बालों को ठीक किया और अपनी कुर्सी से खड़ा होकर निहारते हुए कहा। तभी उसकी नजर अभिराम के कपड़ों पर गई, जो काफी पुराने दिख रहे थे। उनका रंग उड़ा हुआ था। ये देखते ही शैलेंद्र और ज्यादा फूट फूट कर रोने लगे। हे भगवान, मेरे बच्चे ने ये कैसे कपड़े पहन रखे हैं? ऐसे कपड़े तो हम अपने घर के नौकरों को भी नहीं पहनने देते। और मेरे बच्चे ने इतनी दौलत, इतनी शोहरत किस काम की, जब मेरे बच्चे को उसका सुख ही नहीं मिल पा रहा। लानत है मुझ पर। मैं कैसा मामा हूँ जो अपने बच्चे को ऐसे सड़क पर भटकने के लिए छोड़ दिया। शैलेंद्र अभिराम के गले लगकर बस रोए जा रहा था, जिसे देखकर अभिराम उन्हें चुप करवाने की कोशिश कर रहा था। उन दोनों को ऐसे देखकर विवेक और संध्या दोनों अजीब सा मुंह बनाए खड़े थे। तभी संध्या ने धीमी आवाज में विवेक से पूछा, विवेक, तुम्हें ये सब कुछ ज्यादा नहीं लग रहा? I mean, ये ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे अभिराम ने अपनी प्रॉपर्टी और पैसा नहीं छोड़ा था, बट अपनी लाइफ छोड़ दी थी। आई नो अभिराम की लाइफ काफी डिफिकल्ट थी, पर ये तो ऐसे रो रहे हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया। आई डोंट थिंक सो कि अभिराम की मॉम मैडम वाणी राजपूत भी इतना रोई होंगी। संध्या, तुम और मैं इन रिश्तों को नहीं समझ सकते। ये अभिराम के असली मामा नहीं है, ना ही वाणी मैडम से इनका कोई रिश्ता है। ये वाणी मैडम से उम्र में काफी बड़े हैं, लेकिन हमेशा उन्हें छोटी बहन की तरह पाला है। जब अभिराम सर का जन्म हुआ था तब मैंने इन्हें देखा नहीं था, पर बहुत बातें सुनी थी कि इन्होंने दोनों हाथों से अपने नौकरों और जान पहचान वाले वर्कर्स को गिफ्ट्स बांटे थे। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। ये पागलों जैसे अभिराम को अपने गोद में उठाकर बस इधर उधर घूम रहे थे। अभिराम को सबसे ज्यादा प्यार इन्होंने ही किया है। बर्थडे पर लोग 1 या 2 गिफ्ट लेकर जाते हैं, पर ये कितने ही सारे गिफ्ट्स लेकर अभिराम के पास पहुंच जाते थे। बहुत सारी कहानियां सुनी है उनकी और अभिराम के रिश्ते की, आज फाइनली देखने को मिल रहा है। विवेक ने मुस्कुराते हुए कहा। शैलेंद्र किसी बच्चे की तरह राम के सामने रो रहा था। वही अभिराम उन्हें बस चुप करवाने की कोशिश कर रहा था। दूसरी तरफ चारू कुछ देर घर पर आराम करने के बाद अपने ऑफिस के कुछ फ्रेंड्स के साथ शॉपिंग के लिए निकल गई। वो उन सभी के साथ ओशियन मॉल में पहुंची, जो सबसे बड़ा मॉल था। वहाँ नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड के काफी सारे शॉप्स थे। चारू ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर कुछ कपड़े और सैंडल्स की शॉपिंग की। उसने अपने लिए तो काफी कुछ ले लिया था। तभी उसे याद आया कि उसने अभिराम से प्रॉमिस किया था वो जब शॉपिंग पर जाएगी तब उसके लिए बर्थडे का कुछ गिफ्ट लेकर आएगी। तभी उसकी नजर सामने एक रिस्ट वॉच की शॉप पर गई। अभिराम अपने हाथ में जो घड़ी पहनता था वो काफी पुरानी थी, जिस बारे में सोचते ही चारू को लगा कि उसे अभिराम के लिए एक घड़ी गिफ्ट में लेनी चाहिए। गाइस, क्या हम शॉप के अंदर चले? एक्चुअली मुझे अभी के लिए एक वॉच लेनी थी। चारू यार, तेरा दिल सच में बहुत बड़ा है। हम सब यहाँ अपनी शॉपिंग में बिजी हैं और तुझे अपने पति का ख्याल आ रहा है, एक लड़की ने उसे छेड़ते हुए कहा, जिसकी बात सुनकर चारू ने बस मुस्कुरा दिया। फिर वो सभी एक साथ उस वॉच के शॉप के अंदर चले गए। वहाँ सभी बड़े बड़े ब्रांड की कई सारी वॉचेस रखी हुई थी।
लेकिन चारू के पास इतने पैसे नहीं थे। वो बस अभिराम के लिए थोड़ी अच्छी और सस्ती घड़ी देखना चाहती थी। एक्सक्यूज मी, क्या आप मुझे मेंस वॉच दिखाएंगे? थोड़ा प्रोफेशनल होना चाहिए, उसका कलर ज्यादा डार्क ना हो और वो सारे कपड़ों पर मैच कर जाए। चारू को जितना समझ में आया उसने उस शॉप में मौजूद सेल पर्सन से कहा। वही वो लड़की जो उस शॉप में सेल्स पर्सन थी, उसने मुस्कुराते हुए कहा, जी मैडम, मैं अभी आपके लिए कुछ नए लॉन्च वॉचेस दिखाती हूँ। वो सेल्स पर्सन इतना कहकर कुछ वॉचेस को निकाल कर दिखाने लगी, लेकिन उन सब की कीमत चारू के बजट से बाहर थी, पर उन सब का डिजाइन काफी अच्छा था। चारू उन घड़ियों को अपने हाथ में लेकर सोच में पड़ गई थी कि वो क्या डिसीजन ले, पर तभी उस शॉप में किसी ऐसे इंसान की एंट्री हुई जिसे चारू पसंद तक नहीं करती थी। चारू, ये तुम हो क्या? तुम यहाँ पर वॉच खरीदने आई हो? किसके लिए? अपने हस्बैंड के लिए? चारू ने जैसे ही एक लड़की की जानी पहचानी आवाज सुनी, वो पीछे मुड़कर उसे घूरने लगी। करिश्मा, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? कम ऑन चारू, ये तुम्हारा मॉल नहीं है कि तुम यहाँ पर डिसाइड करोगी कौन आ सकता है और कौन नहीं। वैसे भी मैं तो तुम्हें यहाँ पर देखकर शॉक्ड हूँ। तुम इतने बड़े ब्रांड की शॉप में क्या कर रही हो? मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई भी वॉच तुम्हारे स्टेटस के हिसाब से होगी। तुम्हें इसमें से कोई भी घड़ी खरीदने के लिए अपने घर को बेचना पड़ेगा या फिर अपने पति को। लेकिन तुम्हारा पति तो यूजलेस है, उसे खरीदेगा कौन? करिश्मा की ऐसी बातें सुनकर चारू उसे घूर रही थी। तभी करिश्मा का पति भी उसके पीछे पीछे अंदर आया, जिसके अंदर आते ही करिश्मा चारू को इग्नोर करके उस शॉप के सेल्स पर्सन के पास गई। सुनिए प्लीज, आप इस लड़की को कोई भी वॉच मत दिखाइएगा, क्योंकि ये सिर्फ आपका वक्त बर्बाद करेगी। इसके पास पैसे नहीं है, ये यहाँ की किसी भी वॉच को नहीं खरीद सकती। करिश्मा की बातें सुनकर वो सेल्स पर्सन जो अभी चारू को दूसरी वॉचेस दिखा रही थी, वो रुक गई। उसके चेहरे पर भी एक अजीब सी हिचकिचाहट आ गई थी, जिसे देखकर चारू समझ गई कि वो उसे लेकर ये सोच रही थी कि वो उसे आगे घड़ियां दिखाए या नहीं। कहीं वो उसका वक्त तो बर्बाद नहीं कर रही थी। और सच कहा जाए तो चारू के पास इतने पैसे नहीं थे। हालांकि वो सोच रही थी कि वो कोई सस्ती सी घड़ी ले, पर अब करिश्मा को वहां देखकर उसका मन नहीं था कि वो वहां रुके। आई एम सॉरी, आप प्लीज इन सबको वापस रख दीजिए, मुझे कुछ और काम है। चारू इतना कहकर अपने दोस्तों के साथ वहां से जाने लगी, लेकिन तभी करिश्मा उसके सामने आ गई। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ। हम दोनों एक ही कॉलेज में थे, मैं इतना तो कर ही सकती हूँ ना। प्लीज तुम खरीद लो, मैं पेमेंट कर दूंगी। करिश्मा ने इतना कहकर अब उस शॉप के सेल्स पर्सन से कहा, सुनिए प्लीज, आप उनमें से जो भी चारू को पसंद है उसे पैक कर दीजिए, उसकी पेमेंट मैं कर दूंगी। करिश्मा की ये बातें सुनकर चारू उसे गुस्से में देखने लगी। वही चारू के साथ जो उसकी फ्रेंड आई थी, वो भी काफी एम्बैरस फील कर रही थी। वो सब चारू के साथ बाहर नहीं आना चाहती थी, लेकिन क्योंकि चारू उनके कंपनी की ओनर भूपेश की भतीजी थी, तो उन्हें कहीं न कहीं ऐसा लग रहा था कि चारू के रहने से उन्हें भी थोड़ा फायदा होगा। लेकिन अब उन्हें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा था। चारू भी खून का घूंट पिए वहां पर खड़ी थी। सेल्स पर्सन कंफ्यूजन में चारू और करिश्मा को देख रही थी कि वो क्या करे। प्लीज आप सोचिए मत, पैक कर दीजिए, पेमेंट मैं कर दूंगी, करिश्मा ने फिर से कहा। जिसकी बात सुनकर उस सेल्स पर्सन ने अपना सिर हिलाया और वॉच को पैक करने लगी। तभी चारू ने आगे बढ़कर कहा, नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, मुझे कोई घड़ी नहीं चाहिए। चारू ये कहकर करिश्मा को घूरने लगी। तभी उस शॉप का दरवाजा एक बार फिर खुला और इस बार वहां करीब 9 लोग अंदर आए। उसमें 4 लड़के थे और 5 लड़कियां। जैसे ही चारू की फ्रेंड्स और करिश्मा की नजरें उन लड़कों पर गई, उनकी आंखें हैरानी से खुली की खुली रह गई।
चारू की फ्रेंड्स में से एक लड़की ने चारू के पास आकर कहा, चारू, ये तो 4 प्रिंस हैं जिनका पोस्ट कल सोशल मीडिया पर अपलोड हुआ था। ये तो वही हैं। ये चारों यहाँ पर एक साथ शॉपिंग के लिए आए हैं। पर ये लड़कियां कौन हैं? कहीं ये उनकी गर्लफ्रेंड्स तो नहीं है? सारी लड़कियां कंफ्यूजन में थीं। वही उस शॉप के दरवाजे पर खड़े आयुष्मान, पार्थ, ध्रुव और किंगशुक ने उन सबको नजरअंदाज किया। वो सब अपनी चारों बहनों और फ्रेंड्स के साथ अंदर आए। वो चारों जैसे एक साथ चल रहे थे, उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई मॉडल हो, रैंप वॉक कर रहे हों। वही वो 5 लड़कियां जो इतने बड़े बड़े परिवार से थीं, वो सभी अपने डिजाइनर कपड़ों और हल्के मेकअप के साथ बिल्कुल प्रिंसेस लग रही थीं। एक्सक्यूज मी, मुझे भी कुछ नए वॉचेस की शॉपिंग करनी थी। क्या कुछ नया लॉन्च हुआ है? उन 5 प्रिंसेस में से शांति प्रिया सबसे आगे बढ़ी और उसने उस सेल्स गर्ल से पूछा। वो सेल्स गर्ल उन सबको बहुत अच्छे से जानती थी। उसने तुरंत ही मुस्कुराकर बहुत इज्जत के साथ कहा, यस मैडम, अभी कुछ वक्त पहले ही रोलेक्स का मॉडल GMT मास्टर सेकंड आइस लॉन्च हुआ है। अगर आप कहें तो मैं आपको वो दिखा दूं। 18 कैरेट गोल्ड एंड 30 कैरेट डायमंड कट के साथ वॉच काफी खूबसूरत है। आप एक बार उसे देखेंगी तो आपको जरूर पसंद आएगी। अच्छा, दिखाओ, शांति प्रिया ने आगे बढ़कर मुस्कुराते हुए कहा। उन सब के वहां होने से करिश्मा, जो कभी अपने पैसों का घमंड दिखा रही थी, उसका घमंड एक पल में चूर हो गया था। वो तो बस एक कोने में खड़ी थी। उसका पति भी अब कुछ नहीं कर पा रहा था। यहाँ चारू अपनी सहेलियों के साथ खड़ी थी। तभी ध्रुव अपने दोस्तों को छोड़कर चारू के पास पहुंच गया। हेलो मिसेस राजपूत, कैसी हैं आप? कितनी छोटी दुनिया है ना, हम कितनी जल्दी फिर दोबारा मिले। ध्रुव चारू से बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन चारू ध्रुव के आसपास बहुत अनकंफर्टेबल महसूस करती थी। इधर सेल्स गर्ल ने शांति प्रिया को GMT मास्टर सेकंड आइस वॉच दिखाई, जो काफी खूबसूरत थी। उसे देखते ही शांति प्रिया ने उस सेल्स गर्ल से कहा, ठीक है, तुम एक काम करो, तुम इसके 11 पीस मुझे दे दो। शांति प्रिया की ये बात सुनते ही सेल्स गर्ल्स के साथ साथ वहां मौजूद सभी के होश उड़। शांति प्रिया ने जैसे ही उस वॉच के 11 पीस निकालने के लिए कहा, वो सेल्स गर्ल एकदम हैरान रह गई। उसने घबराते हुए कहा, आई एम सॉरी मैडम, पर अभी यहाँ पर सिर्फ 4 पीस हैं। आप मुझे थोड़ा वक्त देंगी तो मैं इसे दूसरे शॉप से मंगवा लूंगी। हमारी दूसरी ब्रांच पास में ही है, उस लड़की ने घबराते हुए कहा, जिसकी बात सुनकर शांति प्रिया ने बहुत आराम से जवाब दिया, ठीक है, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है, तुम आराम से मंगवा लो। शांति प्रिया की बात सुनते ही उस सेल्स गर्ल ने अपने हाथों से अपना फोन लिया और कॉल करके उस वॉच के और 7 पीस मंगवा लिए। शांति प्रिया जिस घड़ी को खरीद रही थी, उस एक घड़ी की कीमत ही लाखों में थी। ऐसे 11 पीस खरीदने का मतलब था कई करोड़ का खर्च करना। शांति प्रिया के लिए ये सब बहुत ही आम सी बात है। कुछ करोड़ खर्च कर देना कोई हैरानी की बात नहीं थी। उसके दोस्त बहुत आराम से खड़े थे, लेकिन करिश्मा जो पैसों का दिखावा कर रही थी, उसका मुंह उतर गया। पर फिर उसने अपने सामने उन 4 प्रिंस को देखकर मौके का फायदा उठाने की कोशिश की। चारू अभिराम को शांति प्रिया की दी हुई उन 2 घड़ियों को बहुत खुशी से दिखा रही थी। हालांकि उसे लेते हुए अच्छा नहीं लगा था, लेकिन शांति प्रिया की बातों के बाद वो मना नहीं कर पाई थी। अभी अपना हाथ दो ना, मैं तुम्हें पहना दूं। चारू की बात सुनकर अभिराम ने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिया, जिसे देखकर चारू ने उसे घड़ी पहना दी। व्हाइट कलर की वो घड़ी अभिराम के हाथों पर काफी अच्छी लग रही थी। अपनी घड़ी पहनने के बाद अभिराम ने चारू से कहा, चारू अपना हाथ आगे करो, मैं भी तुम्हें तुम्हारी घड़ी पहना दूं, तुम पर काफी अच्छी लगेगी। अभिराम की बात सुनकर चारू ने भी अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। उन दोनों के हाथों में वो बिल्कुल किसी कपल वॉच की तरह दिख रही थी। अभिराम को वापस जाना था, तो उसने जल्दी ही खाना ऑर्डर किया। तभी अभिराम को कुछ याद आया और उसने चारू को देखते हुए उससे पूछा, वैसे चारू, कल रात जिस नंबर से तुम्हें कॉल आया था,
क्या फिर से उस नंबर से कोई कॉल आया था या मैसेज? अभिराम के पूछने पर चारू ने थोड़ा सोचते हुए जवाब दिया, नहीं अभी, मुझे कोई कॉल नहीं आया। इनफैक्ट मैंने सुबह कॉल करने की कोशिश की, लेकिन वो नंबर इनवैलिड बता रहा है। आई थिंक तुम सही कह रहे हो, जरूर किसी ने फ्रॉड कॉल किया होगा। चारू की बात सुनकर अभिराम सोच में डूबा हुआ था, जिसे देखकर चारू ने उससे पूछा, क्या हुआ? तुम्हें कोई कॉल आया था क्या? तुम्हें पता चला वो किसका नंबर है? चारू के पूछने पर अभिराम ने हंसते हुए मना कर दिया, नहीं, मुझे कुछ नहीं पता चला, बस मुझे तुम्हारी सेफ्टी की चिंता हो रही थी तो इसलिए पूछ लिया। अगर फिर दोबारा तुम्हें कभी उस नंबर से कॉल आए तो तुम मुझे तुरंत बताना। ठीक है, मैं तुम्हें तुरंत बता दूंगी। चारू इतना कहकर अपना खाना एंजॉय करने लगी, पर अचानक ही उसे कुछ याद आया। उसने अभिराम को देखते हुए पूछा, वैसे अभी क्या तुम अगले वीकेंड फ्री हो क्या? चारू की बात सुनकर अभिराम ने कंफ्यूजन में उससे पूछा, अगले वीकेंड पर? क्यों, शॉपिंग पर जाना है? नहीं, शॉपिंग पर नहीं जाना, चारू ने हंसते हुए मना कर दिया। एक्चुअली तुम्हें पता है ना, मुझे एक्टर ऋषभ रॉय कितना पसंद है। उनकी नई मूवी आई है तो मैं सोच रही थी कि हम अगले वीकेंड उनकी मूवी देखने चलते हैं। इस बार कोई रोमांटिक मूवी आई है, वो उसमें बहुत हैंडसम लग रहा है। काश कि मैं रियल लाइफ में भी कभी मिल पाती। सीरियसली अभी, अगर तुम्हारे बाद में किसी से प्यार करती हूँ तो वो सिर्फ ऋषभ राय है, मेरा फेवरेट एक्टर। चारू को ऐसे ऋषभ के बारे में बात करते देख अभिराम को जलन हो रही थी। ऋषभ उसके दोस्त पार्थ राय का बड़ा भाई था। वैसे तो वो भी उसे बड़े भाई की तरह ही ट्रीट करता था, लेकिन उसकी पत्नी जिस तरह से ऋषभ राय को पसंद करती थी और उसकी तारीफ कर रही थी, वो चीज अभिराम को पसंद नहीं आ रही थी। पर फिर उसने चारू की खुशी के लिए हंसते हुए जवाब दिया, ठीक है, मैं देखता हूँ, अगर मेरे पास टाइम होगा तो हम जरूर जाएंगे। थैंक यू अभी, चारू ने अभिराम के बालों को बिगाड़ते हुए कहा। वो दोनों एक साथ हंस रहे थे। तभी उस रेस्टोरेंट में खाना खा रही दूसरी लड़कियां अचानक ही चिल्लाते हुए बाहर भागने लगी। ऐसा लगने लगा जैसे बाहर भूचाल आया हो। ये सब देखकर अभिराम और चारू की नजर भी बाहर चली गई। तभी उन्होंने रेस्टोरेंट के सामने लगे शीशे में किसी को लग्जरी कार से निकलते हुए देखा। वो कार काले रंग की थी। तभी उसमें से निकलने वाले इंसान को देखते ही चारू एकदम से उछलकर खड़ी हो गई। अभी अभी जल्दी देखो, ऋषभ राय जी यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ओह माय गॉड, हम दोनों अभी उसी के बारे में बात कर रहे थे और आज बहुत लकी डे है। पहले मैं फोर प्रिंस और उनकी बहनों से मिली, खुद में शांति प्रिया राजपूत ने मुझे ये वॉचेस गिफ्ट में दी, और अब मेरा फेवरेट एक्टर ऋषभ राय। चारू भागते हुए उन लड़कियों की भीड़ के पास चली गई ताकि वो भी ऋषभ राय से मिल सके। वहीं उस रेस्टोरेंट के बाहर ऋषभ राय येलो कलर के डिजाइनर सूट में बाहर निकला। अपनी आंखों से अपने चश्मे को हटाकर वहां उसके पास आने के लिए बेताब लड़कियों को देखकर अपना हाथ हिलाया और फिर एक फ्लाइंग किस दी, जिसे देखते ही सारी लड़कियां एकदम से पागल हो गई। आर, यू आर माय फेवरेट, यू आर सो हॉट एंड सेक्सी, आई लव यू। आर, तुम्हारी सारी मूवीज अच्छी है, तुम बहुत हैंडसम हो। लड़कियां खुशी के मारे उछल रही थी। वही ऋषभ के पीछे पीछे उसके बॉडीगार्ड्स भी उसी के पीछे वाली गाड़ी से बाहर निकले। उन लोगों ने उन लड़कियों के बीच जाकर ऋषभ को रेस्टोरेंट के अंदर आने का रास्ता दिया, जिसे देखकर ऋषभ सीधा रेस्टोरेंट के अंदर आया। वो वहां पर क्यों आया था, ये तो किसी को नहीं पता था, लेकिन उसने जैसे ही रेस्टोरेंट के अंदर कदम रखा, उसकी नजर अभिराम पर चली गई, जो अभी भी अपने टेबल के पास ही खड़ा था, जिसे देखते ही ऋषभ के कदम अपने आप ही अभिराम की तरफ मुड़ गए। सारी लड़कियां उसे ऐसे अकेले अभिराम की तरफ मूर्ति बने देख हैरान रह गई। यहाँ तक कि चारू भी अभिराम को हैरानी से घूर रही थी। वही अभिराम ऋषभ को अपने करीब आते देख पसीने से तरबतर हो गया। ओ गॉड, ये अब यहाँ पर क्यों आ रहा है? सबको
मेरी पर्सनल लाइफ में घुसने की इतनी जल्दबाजी क्यों है? मैंने इन लोगों से कहा था मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, लेकिन ये लोग तो। अभिराम काफी परेशान था, लेकिन ऋषभ मुस्कुराते हुए अभिराम के पास आया और एकदम से ही उसे गले लगा लिया, जिसे देखकर अभिराम अपनी ही जगह पर जमा हुआ था। तभी ऋषभ ने धीमी आवाज में उसके कान में कहा, कैसे हो मिस्टर राजपूत? तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अभिराम ने ऋषभ को खुद से दूर करते हुए कहा। तभी ऋषभ ने एक नजर चारू को देखकर अभिराम को जवाब दिया, वो क्या है ना, अभी अभी मुझे नित्या ने बताया कि वो सब अभी कुछ देर पहले ही चारू से मिले। अब जब सभी ने चारू को देख लिया है तो मैं पीछे क्यों रहूं? इसीलिए तुम्हारी वाइफ को देखने के लिए स्पेशली इस छोटे से रेस्टोरेंट में आया हूँ। वैसे तुम्हारी वाइफ है कहाँ? ऋषभ जानबूझकर अभिराम को परेशान कर रहा था। वही चारू ऋषभ को अभिराम के साथ देखकर धीमे कदमों से उनके सामने आई। अभिराम को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। तभी ऋषभ ने सामने से अपना हाथ चारू की तरफ बढ़ाते हुए कहा, हेलो, मैं ऋषभ राय। शायद आपने मेरी कुछ मूवीज देखी होंगी। वैसे आप अभिराम की वाइफ हैं? ऋषभ ने बहुत ही सफाई से अनजान बनते हुए पूछा, जिसकी बात पर चारू ने ऋषभ के हाथों को देखकर अपने कांपते हाथ उसकी तरफ बढ़ाकर जवाब दिया, जी, मेरा नाम चारू है और मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मैंने आपकी मूवीज, मेरा मतलब आपकी सारी मूवीज देखी हैं। सीरियसली? अभी तुम्हारी वाइफ मेरी इतनी बड़ी फैन है और तुमने मुझे बताया तक नहीं? ऋषभ ने बिल्कुल कैजुअली चारू के सामने अभिराम से बात की, जैसे वो दोनों कोई दोस्त हों। ये सब देखकर अभिराम की सांसें अटकी हुई थी। वही चारू भी अब ऋषभ की बातें सुनकर अभिराम को सवालिया नजरों से घूरने लगी। अभी तुम मिस्टर ऋषभ राय को जानते हो? चारू, ये अभिराम क्या बहाना बनाए उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। कॉलेज और स्कूल का वो बहाना नहीं बना सकता था, क्योंकि ऋषभ उम्र में उससे काफी बड़ा था। अभिराम का जो प्रोफेशनल बैकग्राउंड था उसमें ऋषभ कहीं भी फिट नहीं होता था। उसे इतना परेशान देखकर ऋषभ को जो काफी मजा आ रहा था, पर फिर उसने तुरंत ही बात संभालते हुए कहा, हम दोस्त हैं। अब से करीब 6 साल पहले अभिराम डिलीवरी का काम किया करता था और एक मूवी के शूटिंग के दौरान हम लोग काफी बाहर का खाना ऑर्डर करते थे, तो ऐसे में अभिराम का आना जाना होता रहता था। तो बस वहीं से मुलाकात हुई। अभिराम इतना स्वीट है कि दोस्ती होने में वक्त नहीं लगा, पर जब से इसकी शादी हुई है हम दोनों के बीच का कनेक्शन टूट गया और अभिराम ने एक नौकरी ज्वाइन कर ली। पर आज ऐसे ही मैंने इसे यहाँ पर देखा, मिलने के लिए चला आया। वैसे आप बहुत खूबसूरत हैं और मुझे काफी खुशी है कि मेरे दोस्त को आप जैसी समझदार और खूबसूरत पत्नी मिली। ऋषभ की बातें सुनकर चारू के मन में जो सवाल आ रहे थे उनके जवाब तो मिल गए। वहीं ऋषभ के यहाँ ऐसे छोटे से रेस्टोरेंट में आने के बाद आसपास लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। ये देखकर ऋषभ ने अब उन दोनों से जल्दबाजी में कहा, ठीक है, फिर मिलेंगे, अभी मुझे जाना पड़ेगा, वरना ये रेस्टोरेंट जरूरत से ज्यादा फेमस हो जाएगा। ऋषभ इतना कहकर वहाँ से चला गया, लेकिन जाते वक्त उसने अपने कोट के स्लीव्स को ऊपर करते हुए अपनी घड़ी को दिखाना शुरू कर दिया। ऋषभ ने भी वही घड़ी पहनी थी जो चारू और अभिराम के हाथों में थी, जिस पर चारू की नजर तुरंत ही पड़ गई। अभी ये हमने जो वॉच पहनी है ये तो सेम वॉच है जो मिस्टर ऋषभ राय ने पहनी है। चारू के सवालों को सुनते ही अभिराम की सांस अटक गई, पर फिर उसने जल्दी से बहाना बनाते हुए कहा, चारू, एक ही घड़ी तो पूरी दुनिया में नहीं है ना, बहुत सारी घड़ियां हैं। मिस्टर ऋषभ राय ने भी अपने लिए खरीदी होगी। वैसे भी ये इतनी महंगी है, बड़े परिवार के लोग ही इसे पहनते हैं। अब किस्मत से हम दोनों के पास आई है तो हम खुद का कंपैरिजन नहीं कर सकते। अभिराम ने जल्दबाजी में इतना कहकर गहरी सांस ली, लेकिन चारू, उसने एकदम से ही जाकर अपना पर्स उठाया और वहाँ से जाने लगी, जिसे देखकर अभिराम ने कंफ्यूजन में पूछा, चारू, तुम कहाँ जा रही हो? अभी हमारा लंच फिनिश नहीं हुआ। मुझे तुम्हारे साथ लंच करने में इंटरेस्ट नहीं है।
चारू ने गुस्से में जवाब दिया, जिसे देखकर अभिराम हैरान हो गया। सारी बात संभल चुकी थी तो चारू उससे नाराज क्यों थी? तभी चारू ने अपने बैग से अभिराम को मारते हुए कहा, तुम एक नंबर के इडियट झूठे हो। तुमने मुझे बताया नहीं कि मेरा फेवरेट एक्टर तुम्हारा दोस्त है। अगर तुम थोड़े एफर्ट्स लेते तो मैं बहुत पहले ऋषभ राय से मिल चुकी होती, लेकिन तुमने मुझसे बात छुपाई। आई हेट यू अभी, मैं जा रही हूँ। चारू अभिराम पर गुस्सा करके वहां से चली गई, जिसके जाने के बाद अभिराम अपना सिर पकड़े वहीं बैठ गया। उसके दोस्त और उसकी फैमिली धीरे धीरे उसकी मैरिज लाइफ में इंटरफेयर करने लगी थी, जिसका मतलब था कि उसे जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी चारू को अपनी सच्चाई बतानी पड़ेगी, वरना आगे सिचुएशन और भी क्रिटिकल हो सकती थी। और जो चारू अभी के छोटे मोटे झूठ पर गुस्सा थी, वो सीरियस गुस्से और झगड़े में भी बदल सकता था। इधर ऋषभ जैसे ही वापस अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकला, उसने फोन करके सबको अभिराम की हालत के बारे में बताया, जिसे जानकर सभी खुशी से ठहाके लगाने लगे। हालांकि उन्हें बुरा भी लग रहा था, लेकिन वो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी चारू को अपने साथ शामिल करना चाहते थे। यहाँ अभिराम कुछ ही देर में वापस अपनी कंपनी के कैबिन में पहुंचा, जहाँ विवेक और संध्या पहले से ही काम में लगे पड़े थे। लेकिन विवेक ने जैसे ही अभिराम को वहां देखा, वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। सर, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। चलिए, हमें एयरपोर्ट जाना है। एयरपोर्ट? लेकिन क्यों? अभिराम एयरपोर्ट के बाहर मीडिया को देखकर परेशान था कि वो अंदर कैसे जाएगा। तभी विवेक, जो ड्राइविंग सीट पर बैठा, उससे अभिराम ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं वीआईपी लॉबी से लेकर जाता हूँ। विवेक ने इतना कहकर उस गाड़ी को तुरंत ही एयरपोर्ट की दूसरी तरफ मोड़ दिया। वहां आगे जाकर एक छोटा सा टनल जैसा रास्ता था, जो पूरा खाली नजर आ रहा था। लेकिन वो लोग जैसे ही टनल के आखिर में पहुंचे, अभिराम ने देखा वहां ढेर सारी महंगी गाड़ियां खड़ी थी, जिसे देखते ही वो सभी को पहचान गया। वो गाड़ियां उसकी फैमिली और फ्रेंड्स की थी, जिन्हें देखकर अब अभिराम भी गाड़ी से बाहर निकला। तभी विवेक ने अभिराम से कहा, तुम जाओ, मैं तुम्हारा यही इंतजार करता हूँ। ठीक है। अभिराम इतना कहकर तेज कदमों से एयरपोर्ट के अंदर की तरफ बढ़ गया। वो जैसे ही अंदर पहुंचा, उसने वहां देखा उसके मम्मी पापा उसकी बहन शांति प्रिया से बात कर रहे थे। वहीं ऋषभ को छोड़कर बाकी सभी दोस्त वहां इकट्ठे थे, जिन्हें देखते ही अभिराम सबसे पहले शांति प्रिया के पास आया। भैया, आप आ गए? मुझे लगा आप नहीं आ पाएंगे। शांति प्रिया ने अभिराम के गले लगते हुए उससे कहा। तभी अभिराम ने उसके सिर को सहलाते हुए जवाब दिया, ऐसे कैसे नहीं आता? तू बाहर पढ़ने के लिए जा रही है तो तुझे सी ऑफ करना तो जरूरी है। अभिराम और शांति प्रिया काफी इमोशनल दिख रहे थे, लेकिन ध्रुव अचानक ही उन दोनों के बीच आया। उसने शांति प्रिया के माथे पर अपनी 2 उंगलियां लगाकर उसे अभिराम से दूर करते हुए कहा, इतना ड्रामा? ये लड़की सिर्फ 2 दिन बाद ही मुझसे फिर कहेगी कि ध्रुव प्लीज, ध्रुव मेरे लिए फ्लाइट बुक कर दो प्लीज, ध्रुव प्लीज मेरे लिए एक प्राइवेट जेट अरेंज कर दो, मैं वापस आना चाहती हूँ, मुझे घर की याद आ रही है। ध्रुव की ये बात सुनते ही शांति प्रिया अपनी नजरों को नीचे झुकाए किसी बच्चे की तरह अपनी चोरी पकड़ी जाने पर मुंह बना रही थी। वही जो उसे जानते थे वो हंस रहे थे, लेकिन अभिराम, उसे नहीं पता था कि वो ध्रुव के एयरलाइंस होने का फायदा इस तरह से उठाती है। उसने शांति प्रिया को देखकर हैरानी से पूछा, छुटकी, ध्रुव सही कह रहा है? क्या तू सच में इसके एयरलाइंस कंपनी को अपने लिए नॉर्मल ट्रैवलिंग कंपनी समझती है? तू आने जाने के लिए बार बार ध्रुव से कहकर पूरे प्लेन को बुक करवाती है? भैया, ऐसा नहीं है, मैं बार बार आती जाती नहीं हूँ, मैं सच कह रही हूँ। ये ध्रुव है ना, जानबूझकर झूठ कह रहा है, मुझे इतना परेशान कर रहा है। शांति प्रिया अभिराम के सामने झूठा नाटक करने लगी, जिसे देखकर ध्रुव ने अपना मुंह हैरानी से बड़ा करते हुए कहा, क्या कहा? मैं झूठ कह रहा हूँ? ओके, बस 2 दिन में पता चल जाएगा कि कौन यहाँ पर वापस आ रहा है और कौन मुझे कॉल करके कहेगा, ध्रुव मान जाओ ना प्लीज, ध्रुव मान जाओ ना, तुम भैया के इतने अच्छे फ्रेंड हो, तुम्हारी तो कंपनी है,
तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? अच्छा बस बहुत हो गया, तुमने मेरी फ्रेंड को बहुत छेड़ लिया, धानी ने ध्रुव और शांति प्रिया के बीच आते हुए कहा। इसके बाद ध्रुव ने शांति प्रिया को छेड़ना बंद किया। शांति प्रिया अपने मम्मी पापा और अपने भाई के गले लगकर वहां से जाने के लिए तैयार हो गई, लेकिन किंगशुक की नजरें उस पर बनी हुई थी। वो तो शांति प्रिया के जाने से पहले उसकी झलक देखने के लिए एयरपोर्ट आया था। वही उसके चेकिंग एरिया में जाने से पहले एक नजर किंगशुक को दिखा और फिर मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। आज शांति प्रिया काफी खुश थी। वैसे तो वो कई बार ट्रैवलिंग कर चुकी थी और उसका परिवार हर बार उसे यहाँ सी ऑफ करने आता था, लेकिन उन सब में अभिराम की कमी थी। पर आज इतने सालों बाद वो कमी पूरी हो चुकी थी। अभिराम भी अपने मम्मी पापा दोनों के साथ ही खड़ा था और उन दोनों ने अभिराम के कंधे पर अपना हाथ रखा था। वो तीनों एक परफेक्ट फैमिली दिख रहे थे। तभी यशवर्धन राजपूत की नजरें उन सबके हाथों पर गई। सबने एक ही ब्रांड और एक ही कलर की घड़ी पहन रखी थी, जिसे देखते ही उन्होंने कंफ्यूजन में पूछा, बच्चों ये तुम्हारे हाथों पर एक जैसी घड़ी कैसे? कहीं सेल चल रही थी क्या? यशवर्धन राजपूत ने जैसे ही ये कहा, ध्रुव ने सबसे पहले अपना मुंह बनाते हुए कहा, ओह माय गॉड अंकल प्लीज अब सेल का नाम मत लीजिए। हम लोग सेल में? मैं तो सोच कर ही बहुत अजीब फील कर रहा हूँ। सेल में चीज खरीदना इतनी बुरी बात भी नहीं है। यशवर्धन राजपूत को सेल में कोई भी चीज खरीदने की जरूरत नहीं थी, लेकिन जब उन्हें भी अभिराम की तरह गरीबों के दिन देखने पड़े थे, तब से उन्हें पता था कि कम पैसे कमाने वाले परिवारों के लिए सेल की क्या अहमियत थी, और वो सेल उनके लिए खजाने जैसा था। तभी पार्थ ने बताते हुए कहा, अंकल ये शांति प्रिया ने खरीदा है। हम बस थोड़ी देर पहले शॉपिंग के लिए गए थे, वहीं पर उसने सबके लिए एक ही मॉडल और एक ही कलर की वॉचेस सबके लिए ले ली। वैसे एक वॉच राम के हाथ में भी है और एक वॉच चारू के पास भी है। क्या चारू के पास? क्या तुम सब चारू से मिले थे? वाणी राजपूत पार्थ के बात सुनते ही उन सबको हैरानी से देखने लगी और फिर उसने अचानक ही अभिराम को मारते हुए कहा, क्यों तुमने इन सबको चारू से मिलवा दिया और अपनी माँ से नहीं मिलवाया? तुम्हें पता है मैं कितना इंतजार कर रही हूँ कि कब मेरी बहू मेरे सामने आएगी और मैं उसे नजर भर देख पाऊंगी। सबको मिलवा दिया, लेकिन मुझसे ही नहीं मिलवाया। तुम्हारे पिता ने भी चारू की तस्वीर देख ली है, लेकिन मैं। आंटी उसमें कौन सी बड़ी बात है? चारू की तस्वीर आप देख लीजिए, अभिराम के पास तो होगी ही, नित्या ने बीच में आते हुए कहा, जिसकी बात सुनकर वाणी ने जवाब दिया, नहीं मुझे अपनी बहू की तस्वीर नहीं देखनी, मुझे अपनी बहू को सामने से देखना है। वाणी इतना कहकर गुस्से में अपने पैर पटकते हुए वहां से चली गई, जिसे देखकर यशवर्धन ने अपने बेटे से कहा, वक्त जितना गुजरेगा सिचुएशन हाथ से निकलती जाएगी, तो जो करना है जल्दी करो। वो भी इतना कहकर अभिराम के कंधे को थपथपाते हुए वहां से निकल गए, जिसे देखकर अभिराम की बेबसी पर उसके दोस्त हंसने लगे। लेकिन वो इस बात से अनजान थे कि कुछ मीडिया रिपोर्टर्स एयरपोर्ट के अंदर घुस आए थे और वो छुपकर उन सब की तस्वीरें ले रहे थे। अपने माता पिता के जाने के बाद अभिराम ने अपने दोस्तों के सामने आते हुए उनसे पूछा, क्या तुम सब हमेशा ऐसे ही छुटकी को सी ऑफ करने के लिए आते हो? अभिराम के सवाल पर आयुष्मान ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखते हुए कहा, दोस्त तुम्हारी बहन बहुत हाई मेंटेनेंस वाली लड़की है, उसे सी ऑफ करने या फिर यहाँ से पिक करने के लिए हम सब आते हैं, और अगर कोई भी मिसिंग हो तो फिर हमारी खैर नहीं। इसलिए हम चाहे दुनिया के आखिरी कोने में क्यों ना हो, या फिर हम अपने हॉस्पिटल के बिस्तर पर अपने खुद की सर्जरी के बीच में हो, तब भी हमें अपने मुर्दा बॉडी को उठाकर लेकर आना पड़ता है, वरना तुम्हारी बहन हमारी बची कुची बॉडी की जान निकाल देगी। वो दिखती बहुत स्वीट है, लेकिन है नहीं। अगर तुम्हें डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो तुम किंगशुक से पूछ सकते हो, वो तुम्हें बता देगा। हालांकि वो प्यार में पागल है, इसलिए हो सकता है कि वो बहुत सारी चीजें बताकर उसमें अच्छाई ही ढूंढे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। किंगशुक बस प्यार में पागल हो चुका है और मुझे लगता है कि अब तुम्हें उसका इलाज करना चाहिए, वरना बेचारा पॉलिटिशियन पागल हो जाएगा तो उसके पापा की पॉलिटिक्स पार्टी को कौन संभालेगा।
आयुष्मान ने बहुत ही अजीब सा चेहरा बनाकर अभिराम से एक एक बात कही, जिसकी बातें सुनकर अभिराम और उसके सारे दोस्त उसे अजीब तरह से घूर रहे थे। और किंगशुक, वो तो उसे खा जाने वाली नजरों से घूर रहा था। तभी अभिराम ने आयुष्मान के हाथ को अपने कंधे से हटाते हुए उन सबको कहा, मैं एक ही बात कहूंगा, थैंक यू सो मच मेरी गैर मौजूदगी में मेरी छुटकी को संभालने के लिए, उसे इतने लाड़ प्यार से उसकी हर जिद को पूरा करने के लिए। अभिराम की बातें सुनते ही ध्रुव ने उसके सिर पर मारते हुए कहा, अब दोस्तों को थैंक यू बोलेगा? वो सिर्फ तेरी बहन है, हमारी नहीं। हाँ, किंगशुक की बहन नहीं है, पर बाकी सबकी बहन है। ध्रुव के इतना कहने के बाद वो सभी एक साथ गले लग गए। वो सारे भाई बहन एक दूसरे की जान थे। तभी धानी ने उन सबको देखकर उनसे पूछते हुए कहा, अगर हम सब आज फ्री हैं, तो कोई काम नहीं है तो क्या हम सब बाहर पार्टी के लिए जा सकते हैं? धानी ने अभी इतना ही कहा था, किंगशुक ने उसकी बातचीत बीच में ही काट दी। नहीं, हम में से कोई पार्टी में नहीं जा सकता, क्योंकि अगर हम वहाँ जाएंगे तो प्रिया को अच्छा नहीं लगेगा और मैं नहीं चाहता कि वो नाराज हो जाए। किंगशुक, तुम्हें मेरी बहन इतनी पसंद है? अभिराम ने किंगशुक को देखते हुए उससे पूछा, जिस पर किंगशुक क्या कहे उसे समझ नहीं आ रहा था। वो अपने खुद के दोस्त से कैसे कह सकता था कि वो उसकी बहन को पसंद करता था। उसे पता भी नहीं था कि अभिराम उसे लेकर क्या सोचता था। जिसे ऐसे चुप देखकर अभिराम ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर वाकई मेरी छुटकी तुम्हें पसंद करती है तो मेरी तरफ से रिश्ता ओके है, लेकिन अगर मेरी छुटकी ने मना कर दिया तो तुम उसके पीछे आए तो मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ने के बाद वापस पार्ट से कहकर जुड़वा दूंगा। अभिराम की ये बात सुनकर सभी हंसने लगे, लेकिन किंगशुक काफी डरा हुआ लग रहा था। डरता भी नहीं कैसे, उसके फ्यूचर की बात थी। वो जिससे प्यार करता था उसका भाई उसे धमकी दे रहा था। भले ही वो उसका दोस्त क्यों न हो, लेकिन उसकी इजाजत भी जरूरी थी। तभी धानी ने फिर दोबारा पूछा, तो क्या हम अभी नहीं मिलेंगे? धानी के पूछने पर सबने मना कर दिया। कोई भी शांति प्रिया को पीछे नहीं छोड़ना चाहता था। इसके बाद वो सभी वहां से एक एक करके निकलने लगे। अभिराम भी विवेक के साथ वापस कंपनी के लिए निकल गया, क्योंकि उसकी कुछ मीटिंग थी। इधर शाम होते ही ऐश्वर्या अपनी सहेलियों के साथ बाहर घूम फिर कर घर वापस आ गई थी। उसने किचन में जाकर अपने लिए चाय बनाई और कुछ कुकीज लेकर टीवी के सामने थोड़ा टाइम पास करने के लिए बैठ गई, क्योंकि अभिराम को अभी घर का खाना बनाने में थोड़ा वक्त था। वो एक हाथ में चाय का कप लिए दूसरे हाथ में रिमोट पकड़े चैनल को चेंज किए जा रही थी। तभी अचानक टीवी पर आ रहे न्यूज चैनल में दिखाई जाने वाले एक तस्वीर ने उसका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। सामने टीवी पर न्यूज रिपोर्टर राजपूत परिवार की प्रिंसेस शांति प्रिया के फिर से वापस लंदन जाने के बारे में न्यूज बता रही थी और एयरपोर्ट की कुछ तस्वीरें दिखा रही थी। लेकिन तभी अचानक ऐश्वर्या की नजर उस तस्वीर के बीच अभिराम और शांति प्रिया पर पड़ गई, जो एक दूसरे के गले लगे हुए थे। उस तस्वीर में अभिराम का पूरा चेहरा नजर नहीं आ रहा था, लेकिन वो अभिराम के कपड़े और उसके साइड फेस को ही देखकर पहचान सकती थी कि वो कौन था। जब ऐश्वर्या ने अभिराम को राजपूत परिवार और बाकी के कुछ और अमीर परिवार लोगों के साथ देखा, तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसके हाथों से चाय का कप एकदम से ही छूटकर नीचे गिर गया। वो टीवी के बिल्कुल करीब जाकर उसे ध्यान से देखने लगी। काफी देर तक देखने के बावजूद उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। ये निकम्मा यहाँ टीवी पर? ये टीवी पर क्या कर रहा है? ये तो राजपूत परिवार है। ऐश्वर्या के मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। तभी अचानक ऐश्वर्या का फोन बजने लगा, जिसे उसने सोफे पर रखा था। वो तो दौड़ते हुए अपने फोन के पास चली गई। उस पर उसकी एक दोस्त का कॉल आ रहा था, जिसे देखते ही ऐश्वर्या ने तुरंत उसे रिसीव कर लिया। तभी सामने से उसकी फ्रेंड ने काफी एक्साइटमेंट में कहा, ऐश्वर्या, तूने न्यूज देखी? तेरा दामाद
वो न्यूज में दिख रहा है। उस दिन रेस्टोरेंट में वो जो लड़की थी वो भी उस तस्वीर में है। ध्यान से देख। और अभी अभी मुझे पता चला कि उस लड़की का नाम धानी सिंघानिया है। और आज जो तस्वीर आई है उसमें वो शांति प्रिया राजपूत के गले लगे हुई है। तेरे दामाद के इतने बड़े बड़े घराने की लड़कियों से रिश्ते हैं, तूने बताया नहीं? देख ऐश्वर्या, मुझे तो लगता है तेरा दामाद तेरी बेटी को छोड़कर कोई लंबा हाथ मारने वाला है। ऐश्वर्या की दोस्त उसे और भी बातें कह रही थी, लेकिन ऐश्वर्या ने अपने फोन को बंद करके सोफे पर फेंक दिया। वो ये सब देखकर कैसे रिएक्ट करे उसे समझ नहीं आ रहा था। ऐश्वर्या टीवी पर अभिराम को अमीर परिवार के लोगों के साथ देखकर काफी कंफ्यूज थी। वो जिन लोगों का नाम सपने में भी नहीं देख सकती थी, अभिराम उनके साथ तस्वीरों में नजर आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ अभिराम दिन भर अपने मीटिंग्स और काम को फिनिश करके अब घर निकलने ही वाला था। तभी संध्या ने अपने फोन को देखते हुए अचानक ही हैरान होकर कहा, ओह शिट, ये सब क्या चल रहा है सोशल मीडिया पर? संध्या की बात सुनते ही अभिराम और विवेक जो फाइल्स को बंद कर रहे थे वो कंफ्यूजन में उसे देखने लगे। तब अभिराम ने संध्या से पूछा, क्या हुआ, तुम ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही हो? अभिराम, सोशल मीडिया पर तुम्हारी कुछ तस्वीरें राजपूत परिवार और बाकी के साथ वायरल हो रही हैं। संध्या ने अपने फोन पर वो तस्वीर निकालकर अभिराम के सामने रख दी। जब अभिराम ने अपनी तस्वीरों को देखा तब उसे काफी अजीब लग रहा था। ये सब देखते ही अभिराम ने सबसे पहले आयुष्मान सिंघानिया को कॉल किया, जिसकी एक रिंग बजते ही आयुष्मान ने उसके कॉल को पिक कर लिया। राम, डोंट वरी, मैं इन सब चीजों को हैंडल करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी पूरी टीम इन सब चीजों को इंटरनेट से हटाने की कोशिश कर रही है। तुम बस थोड़ा टाइम दो, 10 मिनट में ये सब क्लियर हो जाएगा। थैंक यू आयुष्मान। अभिराम के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसके दोस्त उसे परेशान तो कर रहे थे, लेकिन उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश भी कर रहे थे ताकि वो किसी मुसीबत में ना पड़े। तभी सामने से आयुष्मान ने हंसते हुए कहा, दोस्तों को थैंक यू, टेंशन ना ले, अभी आगे बहुत वक्त मिलेगा जब तुझे ये थैंक यू कहने का पछतावा होगा, क्योंकि हमें इतने सालों की पूरी कसर निकालनी है। तो बस देखते जा, तुझे हम कितना परेशान करने वाले हैं। आयुष्मान की इन बातों पर अभिराम ने हंसते हुए जवाब दिया, ठीक है, जितना मर्जी उतना परेशान कर लेना, लेकिन अभी के लिए थैंक यू। अभिराम ने इतना कहकर अपना फोन ऑफ कर दिया, लेकिन तभी उसे याद आया कि जो तस्वीरें लोग पहले ही देख चुके थे उनका क्या? ऐसे में तो चारू, ऐश्वर्या और बाकी सबने भी ये न्यूज देख ली होगी। जिस बारे में सोचते ही उसके दिमाग में सबसे पहले चारू आई, तो अब वो जल्दबाजी में वहाँ से अपने घर के लिए निकल गया। आज विवेक उसे उसके घर के पास तक छोड़ने के लिए उसके साथ ऑफिस से निकला था। वो दोनों लिफ्ट से जल्दबाजी में नीचे आए, फिर गाड़ी में बैठकर निकल गए। उनके निकलते ही ऑफिस के बाहर जो गार्डन था उसकी झाड़ियों के पीछे से कंपनी में काम करने वाले 2 एम्प्लॉय बाहर निकले। उन दोनों ने जब देख लिया कि विवेक और अभिराम वहाँ से जा चुके थे, तब उन्होंने संध्या के जाने का इंतजार किया। कुछ ही देर में संध्या भी वहाँ से निकल गई। तब उनमें से एक ने अपने दूसरे साथी को देखकर कहा, पंकज, रास्ता साफ है, आज तो देख कर ही रहेंगे सीईओ कहाँ से जाता है। देख, अभी तक वो पनौती अभिराम और असिस्टेंट विवेक और संध्या इस ऑफिस से बाहर निकलते हैं, लेकिन सीईओ तो निकलते हुए देखा ही नहीं। मतलब वो अभी भी कैबिन में होंगे। चल देखते हैं। उसकी बात सुनकर पंकज ने मुस्कुराते हुए कहा, तूने बिल्कुल सही कहा अरविंद, चल जल्दी देखते हैं। आज तो हम देखकर ही रहेंगे कि राजपूत परिवार का राजकुमार दिखता कैसा है, और चुपके से उसकी तस्वीर लेंगे ताकि रातों रात हम भी फेमस हो सके। मैं उसे अपने सोशल मीडिया पर अपलोड कर दूंगा। अरविंद और पंकज दोनों दोस्त मिलकर अब ऑफिस के अंदर पहुंचे, फिर लिफ्ट लेकर ऊपर सीईओ के कैबिन की तरफ बढ़ गए। पर वो दोनों जैसे ही ऊपर के फ्लोर पर पहुंचे, उन्होंने देखा कॉरिडोर में लाइट्स जल रही थी, लेकिन सीईओ के कैबिन की लाइट्स ऑफ थी। ये देखते ही वो दोनों परेशान हो गए। पंकज, लाइट्स तो ऑफ हैं,
तो क्या सीईओ चला गया? पर कब? छुट्टी के बाद से हम वहीं पर खड़े थे। हमने सब पर नजर रखी थी और आज तो दोपहर को सीईओ ने कुछ मीटिंग अटेंड की, काफी सारे पेपर्स भी साइन किए। तो फिर वो ऐसे कैबिन से कैसे गायब हो गए? अरविंद, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। कहीं कैबिन के अंदर कोई खुफिया रास्ता तो नहीं? पंकज ने थोड़ा सोचते हुए कहा और फिर वो दोनों हिम्मत करके सीईओ के कैबिन में घुस गए। उन्होंने संभल कर वहां की सिर्फ एक लाइट ऑन की ताकि वो आसपास की चीजों को थोड़ा देख पाए। फिर वो हर दीवार और तस्वीर को छूकर देखने लगे। उन्होंने हर चीज को छूकर देखा कि कहीं कोई सीक्रेट दरवाजा तो नहीं खुलता, जैसे अक्सर पिक्चरों में दिखाया जाता है। लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिला। तब पंकज ने अरविंद के साथ कैबिन के बाहर आते हुए थोड़ा सोचकर कहा, यार अरविंद, ऐसा कैसे हो सकता है कि सीईओ जो यहाँ रोज आते हैं, काम करते हैं,